Hello student, I am SB your coach and you are watching the Smart Scholar YouTube channel. I hope you will be fine and I also in a good condition. I am going to describe a unique things in this video. Let's begin. अब इसको यहाँ तक आपने देखा, यहाँ तक के एग्जांपल्स देखिए जिसमें आपने देखा कि क्वालिफायर क्या होता है और हेड वर्ड क्या होता है। अब क्वालिफायर के भी 3 पार्ट्स हमने आपको ऊपर बताए थे, अब यहाँ पर 3 पार्ट्स हमने बताए थे। तो चलिए अब इसमें से हम देखते हैं कि हमने जो बताया था आपको 3 पार्ट्स की डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। अब ये क्या होते हैं इनको थोड़ा सा क्लियरिफाई करते हैं। क्वालिफायर के पार्ट्स की बात कर रहे हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि 3 पार्ट्स होते हैं। पहला बताया था कि होता है डिटर्मिनर और दूसरा बताया था एडजेक्टिव और तीसरा बताया था एडजेक्टिव फ्रेज। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वह एक से अधिक शब्दों से मिलकर के बना होता है और उसमें क्या होता है कि वर्ब नहीं होती है, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। और एडजेक्टिव वह होता है जो किसी एक शब्द के बारे में जो है कुछ सूचना देता है, विशेषता बताता है। डिटर्मिनर्स जो होता है वो एडजेक्टिव से पहले आता है और डिटर्मिनर्स के बाद में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में हम क्या लिखते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। यहां पर देखेंगे कि क्वालिफायर के जो 3 हैं, तो 3 जो पार्ट्स हैं वो पहला है डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो सबसे पहले जब हमें सब्जेक्ट बनाना होता है तो हम सबसे पहले डिटर्मिनर को रखते हैं, फिर एडजेक्टिव को, फिर एडजेक्टिव फ्रेज को। यानी कि जो पहले नंबर पर लिखा होगा और जो है वो हेड वर्ड के बारे में सूचना दे रहा होगा वाक्य के अंदर, तो वो डिटर्मिनर होगा। और दूसरे नंबर पर जो लिखा होगा और वो हेड वर्ड के बारे में सूचना दे रहा होगा तो एडजेक्टिव होगा। और उसके बाद में कई सारे वर्ड से मिलकर के बना हो शब्द और जिसमें वर्ब ना हो, ठीक है, जिसमें वर्ब ना हो यानी क्रिया ना बताई गई हो, क्रिया वाला शब्द उसमें ना हो, तो वो होगा एडजेक्टिव फ्रेज। आइए इसको थोड़े से एग्जांपल्स के साथ हम क्लियरिफाई करते हैं। तो सबसे पहला हम एक एग्जांपल आपके सामने लेंगे जिसमें हम डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज को उसके जस्ट बाद हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि अ यंग मैन इज प्लेइंग। अब ये जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है, अ यंग मैन इज प्लेइंग, इसमें आप देखेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक ये एक सब्जेक्ट है और उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मैन वर्ब है। तो इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये होता है प्रेडिकेट का पार्ट। प्रेडिकेट का पार्ट अभी हम आपको बताएंगे, तब उसमें इसको रिकवर करेंगे कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो उनको भी हम आपको क्लियर करके बताएंगे। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट्स के हमने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं जिसमें होता है डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहां पर हम आपको डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव और हेड वर्ड फिर से यहां पर क्लियरिफाई करेंगे। तो सबसे पहला, अगर 2 वाक्य जो है एक ही वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बारे में यदि 2 शब्द जो होते हैं वह सूचना देते हैं तो उसमें पहला जो होता है वो डिटर्मिनर हो जाता है और दूसरा हो जाता है एडजेक्टिव और यहां पर तीसरा तो हेड वर्ड होता ही है, ठीक है। अब इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि जो पहले शब्द लिखा हुआ है, जैसे कि यहां पर लिखे हैं डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, तो इससे कोई मतलब नहीं, अभी इसको हम समझाएंगे, लेकिन इस पर हमारा फोकस है मैम। तो डिटर्मिनर जो होगा वो पहला शब्द बन जाएगा। अभी आपने यहां पर जो देखा था, ऊपर हमने यहां पर लिखा है कि अ गर्ल सिंग्स, तो यहां पर ये एक ही शब्द है, ठीक है। यहां पर एन देख लीजिए, ये एक ही है जो इसके बारे में बता रहा है, दिस है डॉग के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया क्वालिफायर। अब यहां पर 2 आ गए हैं जो कि हेड वर्ड के बारे में सूचना दे रहे हैं, 2 शब्द हैं। तो ये पहला वाला शब्द जो होगा वो डिटर्मिनर होगा और दूसरा वाला होगा यंग जो है वो हो जाएगा एडजेक्टिव और तीसरा हेड वर्ड। इतनी बात समझ में आई? कहीं भी आप देख करके पहचान सकते हैं। अब चलिए हम दूसरा लिखते हैं, आप तुरंत बताएंगे। अब देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां पर दोज प्रिटी गर्ल्स डांस्ड, दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं यहां पर कि दोज प्रिटी गर्ल्स डांस्ड। अब यहां पर अगर हम आपसे पूछें कि भाई ये बताओ कि डिटर्मिनर और एडजेक्टिव क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर आपने अभी यहां पर बताया है पहला डिटर्मिनर और दूसरा जो होता है वो एडजेक्टिव हो जाता है और तीसरा जो होता है वो हेड वर्ड होता है या मैन वर्ड कह लें वो होता है। यहां पर आप तुरंत बता देंगे कि दो जो है वो डिटर्मिनर है और यहां पर जो प्रिटी है वो एडजेक्टिव है और गर्ल्स रही बात तो ये हो जाएगा हेड वर्ड, ठीक है। ये क्या है? हेड वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये जो होगा ये होगा डिटर्मिनर है, ठीक है। ये आप तुरंत बता देंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको यहां पर बताया है जब एक ही वाक्य के अंदर एक ही सब्जेक्ट के बारे में 2 शब्द आकर के उसकी सूचना देते हैं या उसके बारे में कुछ बताते हैं, उसकी विशेषता कुछ जो है बयां करते हैं, तो उसमें पहला वर्ड जो होता है वो डिटर्मिनर और दूसरा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये पहला हो गया डिटर्मिनर और दूसरा हो गया एडजेक्टिव और तीसरा हो गया हेड वर्ड। अब इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जिसमें हम देखेंगे
कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज तो हमने बताया था अभी एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहते हैं। अब हम चलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज तो यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है दिस बॉय इज यंग। ठीक है, दिस बॉय इज यंग। तो यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि इसमें दिस जो लिखा हुआ है ये इसके बारे में सूचना दे रहा है, और यह शब्द चला गया है प्रेडिकेट में जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, ये यंग जो है ये इस बॉय के बारे में सूचना दे रहा है, बता रहा है, विशेषता दे रहा है। लेकिन हमें तो बात करना है एडजेक्टिव फ्रेज की। ठीक है, दिस बॉय इज यंग। ठीक है, तो ये जो वाक्य है इसमें ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज को देखने के लिए चलिए हम एग्जांपल्स पर एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहां पर देखिए एग्जांपल हमारा दूसरा लिखा हुआ है। ये आपका जो दूसरा एग्जांपल है लिखा है द यंग बॉय इज सिटिंग इन द हॉल इज कनिंग। कनिंग मतलब होता है चतुर। देखिए यहां पर हम देखेंगे इसकी हिंदी क्या होती है। तो लिखा हुआ है द बॉय जो लड़का है, द बॉय जो लड़का है, सिटिंग इन द हॉल बैठा हुआ हॉल में, इज कनिंग चतुर है। मतलब कह सकते हैं कि हाल में बैठा हुआ लड़का चतुर है। तो एक तो उसकी विशेषता है कि जो ये लड़का है यंग वाला, द यंग बॉय जो है इसकी विशेषता एक तो यह है कि वह चतुर है, और दूसरा यहाँ पर सिटिंग इन द हॉल। सिटिंग इन द हॉल ये कई को जोड़कर एक ही एडजेक्टिव विशेषता ही बता रहा है। सिटिंग इन द हॉल मतलब कि वो हाल में बैठा है, हाल में बैठा हुआ लड़का चतुर है, होशियार है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से जो यहाँ तक का है हॉल इन सिटिंग इन द हॉल, ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, ये हो जाएगा हेड वर्ड, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा डिटर्मिनर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये डिटर्मिनर। तो ये हो गया एडजेक्टिव। जब एक साथ में ये सारे आ जाते हैं तब क्या क्या कहते हैं, तो इस क्रम को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, जब सारे के सारे मिल करके एक साथ में आ जाएं, अभी आपने देखा था ए एन द को क्वालिफायर सबसे पहले बताया गया था। अब क्वालिफायर में ही तो फुट के सारे अंग आएंगे, क्वालिफायर के अंदर ये सारे होते हैं, तो इस अब क्वालिफायर के अंग ऐसे ऐसे बन जाते हैं। देखिए अब पहला होगा तो पहले तो सबसे पहले अगर एक ही है तो वो क्वालिफायर ही कहलाएगा। अब चलिए 2 हो गए तो एक डिटर्मिनर एक एडजेक्टिव हो जाएगा, और जब 3 हो जाएंगे तो एक जो है वो हो जाएगा डिटर्मिनर, दूसरा एडजेक्टिव, ये हेडवर्ड है ही। और उसके बाद में यहाँ पर सिटिंग इन द हॉल, ये भी ये सारा जो है सिस्टम जो सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आया है, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज, ये हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। तो आपने यहाँ पर आसानी से समझ लिया कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। ठीक है, द यंग बॉय सिटिंग इन द हॉल इज कनिंग। अब यहाँ से देखिए इज कनिंग, ये इतना प्रेडिकेट है, क्या है ये प्रेडिकेट है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आपका सफ़र है वो क्या है, वो है सब्जेक्ट। यही वही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफायर, और क्वालिफायर के अंदर आपने यह देखा कि जो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वालिफायर के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है डिटर्मिनर, और दूसरा एडजेक्टिव, और तीसरा जो है एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पर पहला जो आप देख रहे हैं ये द, अगर ये अकेला होता इस पूरे वाक्य के अंदर और सब्जेक्ट के बारे में कुछ विशेषता बता रहा होता तो ये क्वालिफायर होता, लेकिन ये नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे पार्ट्स भी हैं। तो पहला जो होगा वो हो जाएगा डिटर्मिनर, दूसरा हो जाएगा यंग जो है ये एडजेक्टिव, और तीसरा बॉय हेडवर्ड हो जाएगा, और चौथा यहाँ से यहाँ तक का जो सिस्टम है जहाँ पर आप देख रहे हैं सिटिंग इन द हॉल, सिटिंग इन द हॉल, ये जो है ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज क्यों है। ठीक है, ये जो सिटिंग इन द हॉल ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि यह एक से अधिक शब्दों से मिलकर के बना है, और इसमें वर्ब नहीं है, एक से अधिक शब्दों से मिलकर के बना है और इसके अंदर वर्ब नहीं है, इसलिए यह एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसके बारे में और भी एग्जाम्पल। तो सबसे पहला आपका जो यहाँ पर एग्जाम्पल है वो देखिए, मेरा बेटा कानपुर में एक इंजीनियर है। ठीक है, मेरा बेटा कानपुर में एक इंजीनियर है। तो इस वाले से भी देखकर समझने का प्रयास करते हैं, तो इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा उम्मीद है। तो यहाँ पर जो माई होगा, इस माई को फिर से हम उसी बात को दोहराना चाहेंगे, पहला होगा डिटर्मिनर, दूसरा एडजेक्टिव, और तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। तो पहला जो है वो डिटर्मिनर हो गया आपका, और दूसरा यंगर जो है वो एडजेक्टिव हो गया, और सन ये इन कानपुर। ठीक है, इसको जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा
एडजेक्टिव फ्रेज, और सन जो है वो हो जाएगा हेड वर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज ये हो जाएगा, और ये जो होगा वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक, और यहाँ से ये हो जाएगा जो है, ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनर। ठीक है, बड़ी ही आसानी से आप समझ सकते हैं। जो एक से ज़्यादा शब्दों के साथ बना हो, ठीक है, और वो वाक्य के अंदर अहमियत रख रहा है, उसके बीच में कहीं पर भी कोई वर्ब नहीं आया है, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सिटिंग लिखा हुआ है, तो सिटिंग, भाई सिटिंग जो है वो वर्ब, यहाँ पर वर्ब का काम नहीं कर रही है बाबू। तो सिटिंग क्या काम कर रही है? सिटिंग एक जिरेंड है, जो कि एक नाउन इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देखिए। That naughty boy with a ball ran away। अब यहां पर देखेंगे कि यह भी बॉय के बारे में सूचना दे रहा है, और यह वाला शब्द भी बॉय बॉय के बारे में सूचना दे रहा है। बी द बॉल, गया तो कैसे गया भाई? तो बी द बॉल, ये सारे जो है ये मिलकर के एक एडजेक्टिव का फॉर्म ले रहे हैं, इसीलिए हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये बता रहे हैं कि कैसे भागा, तो विशेषता इसकी ये सारे मिलकर के विशेषता बता रहे हैं कि एक बॉल को लेकर के भागा, बॉल के साथ भाग गया। दैट नॉटी बॉय विद अ बॉल रैन अवे। ठीक है, मतलब जो लड़का है, शरारती लड़का, वह शरारती लड़का बॉल को लेकर के भाग गया या बॉल के साथ भाग गया। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझे होंगे। अब चलिए हम दूसरा या तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दो हो गए हैं, तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए और भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। द ब्लाइंड मैन विद स्टिक इज वेरी रिच। अब बताइए यहां से लेकर के यहां तक का पूरा, अब यहां से लेकर के यहां तक का पूरा जो है ये एक सब्जेक्ट का पार्ट है। क्या है? सब्जेक्ट पार्ट है। ठीक है, अब पूरा पूरा सब्जेक्ट पार्ट है, तो इसमें जो है इसी में हमको टुकड़े टुकड़े करके बताया गया है। तो इसमें हमने आपको जो टुकड़े पढ़ाए हैं, यहाँ पर आपने देखा है इसमें क्वालिफायर्स, यानी सब्जेक्ट का जो क्वालिफायर के अंदर जो तीन हमने आपको समझाए थे, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, तो उन्हीं में से इसमें टुकड़े तो मिलने चाहिए ना भाई। तो यहाँ पर देखिए ये जो दा है, ये दा इसमें का हो जाएगा डिटरमिनर। उसके बाद में जो ब्लाइंड है ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया आपका डिटरमिनर, ये हो गया एडजेक्टिव। अब यहाँ पर ये जो होगा ये मैन है। ठीक है, सब्जेक्ट है मैन, जिसके बारे में हर कुछ कहते हैं लोग, इन मैन मतलब मुख्य है। ठीक है, तो इसको हम हेड वर्ड मान लें, ये है हेड वर्ड, और यहां से लेकर के यहां तक विद अ स्टिक। अब यहां पर देखिए एक से ज्यादा शब्द हैं, और ये सारे के सारे इस सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, क्योंकि शर्त पूरा कर रहा है, बहुत सारे शब्द भी हैं इसके अंदर और वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। अब बताओ यहाँ पर समझने में क्या दिक्कत है? ठीक है, यहीं पर अब जो है सब्जेक्ट के पार्ट्स जो हैं हमने समझ लिए हैं। सब्जेक्ट्स के पार्ट समझ लेने के बाद में देखेंगे कि सब्जेक्ट बन क्या क्या सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया कि नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है, प्रोनाउन भी बन सकता है, इन्फिनिटिव्स भी बन सकता है, और जिरंड भी बन सकता है। तो क्या क्या बन सकता है, और इनसे अगर बनता है तो किस तरह से बनता है, इस सारी बातों को आपको ध्यान से समझना चाहिए। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। तो भाई हम अभी बात कर लेते हैं जिरंड के बारे में। सबसे पहले क्या करते हैं, जिरंड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि जिरंड क्या होता है। तो देखिए जिरंड हमने पहले ही बताया था कि जिरंड और टू इन्फिनिटिव्स जो टू लगा करके बनाया जाता है, ये सब जो है नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब नाउन के समान होते हैं। ठीक है, जो जिरंड होता है हमने ये भी बताया था कि जिरंड का मतलब होता है वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ठीक है, मतलब कि जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाने से जिरंड मिलता है, और ये एक नाउन की तरह ही काम करता है। तो जिरंड जो होता है वो वाक्य में सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, जो कि एक नाउन के बराबर होता है एक तरह से देखें तो, और यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्राप्त होता है या बनता है। अब यह वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है, ये बात हमने पहले ही बता दी है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखे हैं। एक एग्जाम्पल है आपका वॉकिंग। वॉक, देखिए वॉक होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अब इसी में हम आईएनजी जोड़ देंगे, जिरंड बन जाएगा। ठीक है, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ।
वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। यहाँ पर जो वॉकिंग है यही जेरेंड है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया गया है और यही जेरेंड होता है कि और ये जो है सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो आप ये भी देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है, तो यहाँ पर जेरेंड सब्जेक्ट बन सकता है और यह उसकी तरह से काम कर रहा है। चलिए, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो बात कर रहे हैं तो ये जो है ये प्रेडिकेट है, इसको हम प्रेडिकेट के पार्ट्स में समझेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं। इसके बाद में दूसरे देखें तो दूसरे आप देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्लीपिंग, पहचान जाएंगे तुरंत आप, ठीक है, क्योंकि हम आपको वैसे ही बता भी रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड बन जाता है, तो इसको कौन नहीं पहचान लेगा, ठीक है। तो स्लीपिंग ड्यूरिंग डे इज नॉट गुड, मतलब कि दिन में सोना अच्छी बात नहीं है। दिन में सोना अच्छी बात क्या है, नहीं है, ठीक है, अच्छी बात नहीं है, दिन में नहीं सोना चाहिए। तो अगर इस सब चीज़ों को इस तरह से बोलना है तो यहाँ पर जो सोने के लिए बात की जा रही है उसको तो सब्जेक्ट हमें बनाना ही पड़ेगा, तो हमने उसको सब्जेक्ट बनाया, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं जिरंड। अब जिरंड के बाद में हमने कुछ बात की थी आपसे कि इन्फिनिटिव्स, तो इन्फिनिटिव्स के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। चलिए इन्फिनिटिव्स के बारे में देखते हैं कि इन्फिनिटिव्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव में आपने देखा था कि जो है 2 + वी फर्स्ट, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में 2 लगा देने से बन जाता है और यह भी वाक्य के अंदर जो है नाउन के रूप में कार्य करता है। ये जो है यह भी नाउन की तरह से कार्य करता है, ठीक है, और सब्जेक्ट के रूप में ये प्रयुक्त होता है या फिर लिखा जाता है, सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको भी हम 2-4 एग्जाम्पल्स से समझते हैं, जैसे कि देखिए इज हार्मफुल, मतलब कि सिगरेट पीना या धूम्रपान करना हानिकारक है, सीधा सा मतलब, ठीक है। तो इस तरह से हमको अगर कहना हो कि भाई पानी पीना अच्छी बात, दूध पीना अच्छी बात, ठीक है, और नाचना अच्छी बात, दारू पीना बुरी बात, तो हम इन सब में 2 लगा करके बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमको कहना है कि दारू पीना, तो यहाँ पर लिखेंगे टू ड्रिंक इज नॉट गुड, टू ड्रिंक इज नॉट गुड, शराब पीना बुरी बात, ठीक है। दूध पीना अच्छी बात, तो यहां पर हम लिखेंगे तीसरा नंबर, दूध पीना अच्छी बात है, तो लिखेंगे टू ड्रिंक द मिल्क, टू ड्रिंक द मिल्क टू ड्रिंक द मिल्क इज गुड हैबिट, टू ड्रिंक द मिल्क इज गुड हैबिट। इतनी बात समझ में आई? आप लोगों ने देखा यहाँ पर सब में हम 2 लगा करके बना रहे हैं, ठीक है, मतलब पीना, खाना, लेना, देना सब इन्फिनिटिव से बनता है और ये वाक्य में जो है एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है जो कि नाउन के बराबर होता है, नाउन इक्विवेलेंट होता है, ठीक। उम्मीद इतनी बात समझे होंगे। अब इन्फिनिटिव्स को समझने के बाद में यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट मॉडिफायर। ऑब्जेक्ट मॉडिफायर जो होता है वो क्या काम करता है, देखिए सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि ये जो होता है मॉडिफायर, ये जिरंड या इन्फिनिटिव्स की व्याख्या करता है, ठीक है, उसके बारे में बताता है, जिरंड या इन्फिनिटिव्स के बारे में। जिरंड या इन्फिनिटिव्स हम आपको पहले बता चुके हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड बनता है और फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लगा करके लिखने से वो क्या बनता है, इन्फिनिटिव्स, वो इन्फिनिटिव्स बनता है। अब चलिए इसके बाद में जो मॉडिफायर है ऑब्जेक्ट मॉडिफायर, इसके बारे में देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट मॉडिफायर जो होता है वो जिरंड या इन्फिनिटिव की व्याख्या करता है और ये जिरंड या इन्फिनिटिव्स के बाद आता है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट मॉडिफायर है उसको इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बाथिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। तो बाथिंग मतलब बाथ में, अगर बाथ जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, उसमें आईएनजी लगा करके इसको लिखा गया है, मतलब ये जिरंड है। अब जिरंड के बाद में आता है मॉडिफायर, हमने यही तो कहा है, ऑब्जेक्ट जो मॉडिफायर होता है वो वाक्य के अंदर जो है इन्फिनिटिव्स की व्याख्या बताते हैं और इसके बाद में आते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं वाक्य के अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाथिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, मतलब कि सुबह के समय स्नान करना हमारे लिए उपयोगी होता है, ठीक। तो जो नहाना है, नहाने की व्याख्या कौन करता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन द मॉर्निंग, किसकी व्याख्या बता रहा है, इसकी, ठीक है, इसकी व्याख्या बता रहा है, कर रहा है कि सुबह के समय जो होता है वो स्नान करना। अब यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे बाथिंग इज यूजफुल, ठीक है, मतलब नहाना उपयोगी है। लेकिन नहीं, नहाना कब उपयोगी है, सुबह के समय।
तो सुबह के समय यहाँ पर इन द मॉर्निंग जो है वो बाथिंग की यहाँ पर व्याख्या कर रहा है, बाथिंग के बारे में बता रहा है। इसलिए ये जो है यहाँ पर ये जिरंड है और यहाँ पर जो हम प्रयोग किए हैं इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सबसे ज़्यादा बता रहा है इसके बारे में ये है मॉडिफायर। ठीक है, इसी को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट या फिर मॉडिफायर। इसके बाद में जो ये इज यूजफुल है ये प्रेडिकेट का पार्ट हो जाता है। ठीक, और ये जो होता है ये मॉडिफायर हो जाता है और ये हो गया आपका मैन वर्ड, MW, मैन वर्ड। ठीक, मैन वर्ड बोले तो हेड वर्ड। ठीक है, तो इसके हम आपको 2-4 एग्जांपल्स दिखाते हैं। देखिए, सेकेंड एग्जांपल है आपका कि टू ओबे आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। ठीक है, टू ओबे आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, यहाँ पर ये टू लगा करके ओबे में बनाया गया है, ये इन्फिनिटिव्स हो गया। क्या हो गया? इन्फिनिटिव्स। ठीक, और ये यहाँ से आवर पेरेंट्स, ठीक है, टू ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो ये जो बीच में शब्द बचता है ये हमारे मतलब हमारे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। तो ये जो है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ये व्याख्या कर रहा है इसकी। तो ये जो हो जाएगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर या फिर ये इसको जो है हम मॉडिफायर के अलावा ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आप कई बार देखते होंगे कि और भी चीज़ें जो होती हैं वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज की जाती हैं, जैसे कि इट यूज किया जाता है, दियर यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरह से दियर और इट का यूज कब करते हैं इसको हम अगले वीडियो में रिकवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और इतना हमारे ख्याल से सब्जेक्ट में आपको समझना जरूरी था और आपने समझा। ठीक है, और अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा और इसके इन दोनों का डाउट हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया और अगर यह वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मिलेंगे अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। इसके और भी पार्ट्स आते रहेंगे तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए।